नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराने को लेकर चल रहा संकट अब हाई कोर्ट ने दूर कर दिया है। हाई कोर्ट के निर्णय से सरकार ने बड़ी राहत ली है, लेकिन आरक्षण के विषय पर घमासान अभी भी जारी है, जो सरकार की चिंता बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव मामले में जारी हाई कोर्ट में सुनवाई भी फिलहाल लगातार जारी है, लेकिन इस बीच हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। हाई कोर्ट में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था, जिसके तहत सरकार को आरक्षण रोस्टर पर काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दिया गया है। वही नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम भी 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं हाई कोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव पर लगा स्टे हटने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन इस फैसले ने विपक्ष को माकूल जवाब दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए तब भी कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अभी भी कांग्रेस की लड़ाई जारी है। एक बार सुना देते हैं आपको क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है और क्या कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया है। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरफ से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ों। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड हैं। हम सबसे पहले तो हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। हालांकि अभी रोस्टर का जो मुद्दा है उस पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है और उस पर सुनवाई अभी हाई कोर्ट करना है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस तो पहले दिन से चाहती थी कि चुनाव हो। हमने जिस समय कार्यकाल समाप्त हो रहा था पंचायतों का, उसी समय सरकार से आग्रह किया था कि समय पर चुनाव करवाएं, कार्यक्रम घोषित करें। सरकार ने नहीं किया। सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया और प्रशासक भी उन्हीं लोगों को नियुक्त कर दिया जिन लोगों को आपने भंग किया। उसके बाद आपने कार्यकाल समाप्त हो गया प्रशासकों का, तो आपने अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए। उसके बाद उनका कार्यकाल जब पूरा होने लगा तो आप अध्यादेश लाने की कोशिश करने लगे। हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई और राज्यपाल ने आपका अध्यादेश वापस किया। उसके बाद आपने अफरा तफरी में त्रुटिपूर्ण जो आदेश किया चुनाव का, जो आपने आरक्षण जारी किया, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट चले गए। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता था कि पुष्कर धामी जी की सरकार जो भी निर्णय करती है वो संवैधानिक दायरे में करती है, और जब आरक्षण घोषित हुआ तो उसमें उन सब बातों का ध्यान रखा गया। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक स्तंभ न्यायपालिका भी है, बहुत से लोग न्यायपालिका की शरण में गए और आरक्षण के विषय हो, परिसीमन के विषय पर उन्होंने एक प्रकार से शंका व्यक्त की है। और मुझे आज बताते खुशी है कि माननीय न्यायालय ने आज विधिवत रूप से सरकार के उन निर्णयों पर अपनी मोहर लगाई है। और मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि चुनाव थोड़ा पीछे अब खिसकाना पड़ेगा, लेकिन यथाशीघ्र चुनाव हो, जिसकी हमारी कटिबद्धता सरकार की भी है, संगठन के नाते हमारी भी कटिबद्धता है, चुनाव यथासमय हो। और जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए एक प्रकार से तैयार है। हमने अपने पर्यवेक्षक सभी स्थानों पर भेजे हैं, हम पे पैनल आ चुका है। बहुत जल्दी बैठकर हम उस पर एक सर्व समिति बनाने का प्रयास करेंगे और अपने जिला पंचायत सदस्य समर्थित सदस्यों की सूची हम बहुत जल्दी घोषित करने वाले हैं।
तो नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। उत्तराखंड हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार 27 जून यानी कि आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला दिया गया। जहां चुनाव पर लगी रोक को हटाया गया है, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं और चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा गया है। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सरकार से 3 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें आपत्ति है तो वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से परवा बदूनी जी हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नोटियाल जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। परवा जी, सबसे पहले तो आपसे ही सवाल रहेगा, क्योंकि आपकी तरफ से तो लगातार कहा जा रहा था कि चुनाव होंगे और समय पर ही होंगे। अभी हाईकोर्ट ने भी रोक हटा दी है, हालांकि 3 दिन आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम है वो कहा गया है। तो किस तरीके से निर्वाचन आयोग मैनेज करेगा? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आज का निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही कह रही थी कि चुनाव होंगे और हम इतनी संकल्पित हैं इसके लिए कि राज्य में चुनाव होने चाहिए। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हमने तो सारी रूपरेखा निर्वाचन आयोग ने तैयार कर दी थी, चाहे वो चुनाव निर्वाचन आयोग ने नामांकन की डेट दी हो और वोट करने का दिन हो, इवन मैं ये कहूंगी कि रिजल्ट तक का सारा उन्होंने एक ढांचा जो था वो तैयार करके दे दिया था और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को मैं कहूंगी कि एक इस तरह से भुनाया, उसमें झूठ फैलाया, भ्रम फैलाने की इन्होंने कोशिश करी, तो वो बहुत ही, कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। और उन्होंने बाकायदा कहा है कि आपने न्यायालय के समय को बर्बाद करने का समय किया ऐसा इस तरह के मामलों की याचिका यहाँ पर लाकर। तो मैं विपक्ष को कहना चाहूंगी कि आज इनके जो झूठ की पोल है वो खुल गई है। जिस प्रकार से इन्होंने ये षड्यंत्र रच रहे थे, और उसका साफ साफ कारण मैं बताऊंगी पुष्पेंद्र जी, ये है कि विपक्ष की कहीं कोई तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर नहीं है और इनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि राज्य में पंचायत चुनाव हो। इसीलिए इन्होंने सोचा कि किसी भी तरह इन चुनाव को रोका जाए। तो जब इनको लगा कि अब तो घोषणा हो गई, राज्य सरकार ने सारी तैयारियां हो गई हैं, निर्वाचन आयोग ने सारी डिटेल्स दे दी, तो अब ये क्या करे, तो इन्होंने बैक डोर से मैं कहूंगी कोर्ट के दरवाजे की मैं कहूंगी एंट्री ली और वहां से चुनाव को रुकवाने की भरपूर कोशिश करी। वहां पे आरोप लगाए सरकार के ऊपर, बेबुनियाद आरोप मैं कहूंगी, लेकिन इनकी जो ये नाकाम कोशिश थी वो फेल हो गई है। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो भी चीजें हुई है वो विधि सम्मत हुई है, संविधान के अनुरूप हुई है। इसमें कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि जिसने ये चुनाव को स्थगित किया जाए। इसलिए उन्होंने निर्वाचन आयोग को कह दिया है कि आप चुनाव करवाइए। हाँ, सिर्फ ये है कि जो तिथियां थी उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, 3 दिन आगे नामांकन चला गया है, तो उसके अनुसार जो भी नई तिथियां होंगी उनकी जल्दी ही चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। और हम न्यायालय की इस कदम की स्वागत करते हैं। और विपक्ष को जो एक उनके मुंह पे मैं कहूंगी करारा तमाचा पड़ा है, इस तरह के मैं कहूंगी मुद्दे उठाकर, जिसने राज्य की जनता का भी समय बर्बाद किया है, सरकार को ये मैं कहूंगी आरोपित कर रहे थे। तो अब जनता ने भी देख लिया इन लोगों को कि ये किस मानसिकता के लोग हैं, जिनको जनता के विकास केवल ये नाम के लिए विकास बोलते हैं, लेकिन इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और अभी प्रभा जी, आपने एक बात कही कि हाईकोर्ट ने जो याचिका दायर हुई थी उनको खारिज कर दिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने तो ये कहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उन पर सरकार 3 हफ्ते के भीतर जवाब दे। निश्चित तौर पर पुष्पेंद्र जी, उन्होंने ये कहा है कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो होगी, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है, चुनाव में कहीं कोई स्टे नहीं है। लेकिन इवन जो उम्मीदवार है, अगर उनको कहीं पे भी कुछ शंका है, कुछ है, तो उसके बाद वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, ऐसा उसमें कहीं कोई मना नहीं है। लेकिन जो ये मनगढ़ंत आरोप, जिसके लिए ये कह रहे थे कि हमने याचिका इसलिए लगाई है कि आरक्षण ठीक नहीं है, रोस्टर ठीक नहीं है, इन्होंने किस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप और जो एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी पंचायत चुनाव में, उसमें
ये असफल हो गई है, इनकी कोशिश नाकामयाब हो गई है। और अब जनता ने भी देख लिया है कि जो विपक्ष बार बार सरकार को बोल रहा था कि ये चुनाव नहीं चाहते, तो सबके सामने ये खुलकर आ गया है जब उच्चतम न्यायालय ने साफ कह दिया है नहीं, कि तो आपने प्रभा जी ये जो बर्बादी कर दी प्रभा जी ये जो अभी हाई कोर्ट ने आ जाना चाहिए कि प्रभा जी नैरेटिव सेट करके कोई फायदा नहीं। हाँ प्रभा जी ये जो अभी हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई थी, तो क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी, क्योंकि जो याचिकाकर्ता जो थे वो क्या कांग्रेस के लोग थे सभी? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये कह देना कि वो उसमें हो सकता है एक दो लोग कोई भी जन सामान्य भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब इसमें तो खुद कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल हो गए थे। 5 लोग तो क्लियर कट उसमें ये आ गए कि जो कांग्रेस समर्थित लोग वहां पर गए थे, इनके खुद के प्रवक्ता उसमें गए थे। 3 लोग और कांग्रेस के समर्थित वहां पर गए थे जिन्होंने याचिका डाली थी। ये तो इन लोगों को भी पता है कि इन्होंने ही बैकडोर से, मैंने कहा ना कि एक चुनाव रुकवाने की जो इनकी साजिश थी वो नाकाम हो गई है। तो अब इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। और अभी सुन रहे थे हम विपक्ष के लोगों को, वो खुद कह रहे थे कि नहीं ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, हम पूरी तैयारी है। तो इनकी कहीं कोई तैयारी नहीं है, तो इसी वजह से इनको बहुत ये बौखला गए थे एकदम से। मैं कहूंगी कि ये क्या हो गया, ये तो चुनाव सिर पर आ पड़े, अब कैसे तैयारी होगी। उन्होंने अचानक सोच, इनका एक, मैं ये कहूंगी जो फेक नैरेटिव सेट किया था वो आज असफल हो गया है, और अब तो इनको चुनाव मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अब ये इनकी, मैं ये कहूंगी कि असफल जो इनकी कोशिश थी वो अधूरी रह गई है। ठीक है आशीष जी, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया। देखिए, जहाँ कुछ भाजपा के खिलाफ होगा वहाँ कांग्रेसी बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो कांग्रेसी, मतलब जो भाजपा का विरोध करेगा वो सनातन विरोधी भी होगा, वो देशद्रोही भी होगा, वो सब द्रोही है। तो अब आप ये बताएं, चुनाव कराने के लिए किसने मना किया था इनको? तब कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद तक बैठा दिए, उसके बाद अपना इनको ही कार्यकाल बढ़ा दिया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजी करती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, वो एक तरह चुनाव नहीं करा पाती, वो उपचुनाव एक साथ नहीं करा पाती है, जितने कम उपचुनाव होते हैं उससे भी टुकड़ों में कराने का काम करती है। और बात करते हैं हम एक देश एक चुनाव कराएंगे और इसको लेकर जन जन तक जाएंगे और पूछेंगे। इनकी तैयारियां नगर निगम चुनाव को नहीं करा पाया, बताएं टाइम पर, आप पंचायत चुनाव को टाइम पर नहीं करा पाए, इससे भाजपा क्यों परेशान है? हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है? आप अपनी तैयारी करो। अगर इनकी तैयारी होती तो निश्चित ही पहले ही कराते। आज जब कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला ये थोड़ी एक क्लीन चिट कर गई है आपको इस मामले में, कोर्ट ने खाली स्टे हटाया है क्योंकि चुनाव समय पर होने चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया है, देश की एक प्रक्रिया है, देश को चलाने की एक प्रक्रिया है, एक संविधान है, तो उसका गला तो नहीं घोटा जा सकता। संविधान के अंतर्गत राजनेता बनाए गए हैं, बहुत पावर दी गई है। अगर आप नहीं चुनेंगे समय पर तो जनता का नुकसान होगा, जनता किस पे जाएगी? जो प्रशासक बैठा है या जिसका कार्यकाल है समय, वो आगे काम थोड़ी करा पा रहा है, उसका खुद ही मन नहीं लग रहा काम में। मन तो तब लगेगा ना जब चुनाव होंगे, चुनाव में जीत के आएगा इंसान, तो उसको भी कॉन्फिडेंस होगा, जनता का काम करेगा। जो कुछ दिन के लिए बैठा है वो क्या काम करेगा? तो देखें, जनता का नुकसान करना बंद करें, और ये झूठी जो भ्रम की राजनीति है, जनता को बहलाने फंसाने का काम आप सोचते हैं हम करेंगे, मुझे लगता है उसका समय खत्म हो गया है। जनता को पता लग चुका है कि ये वही जुमलेबाज लोग हैं जो काले धन की बात करते थे और आज 3 गुना काला धन विदेशों में पहुंचाने का काम किया। ये अच्छा, अभी आशीष जी, अभी एक आरोप और लग रहा था कि आपकी तरफ से तैयारी भी पूरी नहीं थी। देखिए, ये तो परवाजी बोल सकती हैं, परवाजी की तो जब एक गाड़ी शुरू होती है खत्म ही नहीं होती, तो वो तो बोलती रहती है, आगे तक बोल देती है, कुछ भी बोलती है। हमारी तैयारी क्यों नहीं? राजनीतिक पार्टी है और हम जो पूरे देश में राजनीति करते करते मुझे लगता है परवाजी लोगों की पार्टी को तो जुम्मे की 10-12 साल हुए, उस पार्टी को सिखा रहे हैं कि तैयारी कैसे होती है, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हमारी पार्टी से नेता निकलकर आपकी पार्टी में गए तब जाके आप लोग सरकार बना पाए, नहीं तो आपकी तो औकात ही नहीं थी कि आप लोग सत्ता में कभी आ पाते। तो हमें मत सिखाओ राजनीति, हमें राजनीति पता है। कांग्रेस पार्टी का अगर एक एक कार्यकर्ता आप किसी गली मोहल्ले में चले जाए, निश्चित मिलेगा, समर्पित मिलेगा। कांग्रेस पार्टी तैयारी जुमलेबाजी की नहीं करती। लेकिन आशीष जी एक बात समझ में नहीं आती, इतनी पुरानी पार्टी है, ठीक है, इतनी मजबूत पार्टी थी कभी, तो आखिर क्यों आज के समय में, मैं कह सकता हूं, मतलब इतनी बदहाल वाली स्थिति क्यों हो रही है? देखें पुष्पेंद्र जी, हमारी पार्टी है ना कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी जिसमें आप नौकरी में रखेंगे लोगों को कि ये चपड़ासी है, ये क्लर्क है, ये है। ये काम भाजपा करती है।
हमारी पार्टी के साथ लोग विचारधाराओं से जुड़े हैं। हमारी पार्टी ऐसे नहीं करती कि इस गली का सुपरवाइजर ये इसका ये, इस तरह की एक्टिविटी हम लोग नहीं करते। हमारी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा है, वो पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये कहना, और दूसरा देखें नहीं, आपने शुरू में ही बोल दिया कि हमारी पार्टी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोग आते हैं चले जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि नौकरी पसंद नहीं आती तो छोड़ देते हैं। देखें पुष्पेंद्र जी, आना, पहले मैं आपको पुरानी वाली बात भी क्लियर कर दूं कि हमारी पार्टी की आपने कहा है दुर्दशा क्यों हुई, ये हमारी पार्टी सत्ता में क्यों नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी, दुनिया का ही चक्र है, हमेशा एक ही सत्ता नहीं रहती, सत्ता बदलती है। बिल्कुल, दौर की बात है, कल किसी और का था, आज किसी और का, कल फिर किसी और का होगा। का बदलेगा पुष्पेंद्र जी, लोगों ने जानना चाहा, इनको भी देखना बदलाव चाहा। तो प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही बात। जो भोले भाले चेहरे को लेके जो आए थे, जिन्होंने बोला था कि हम आएंगे तो हम लाल आंखें दिखा देंगे, तो जनता ने देखा इनकी लाल आंखें देखना चाहिए। जनता है, टेस्ट तो आपको रोज आम ही आम देंगे तो कभी कभी आप भी कहोगे सेब और केले भी खिलाओ और फल भी खिलाओ, रोज एक सब्जी कौन खाता है। तो सेम पार्टी है, 60 साल से हमारी पार्टी लगातार चली आ रही है। जनता को लगा कि क्या ठीक है, फिर भी आशीष जी ठीक है मेरे हिसाब से हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के बाहर तो काफी ज्यादा स्थिति खराब है। अब उत्तराखंड में कितनी मजबूत है वो मेरे हिसाब से पंचायत चुनाव को भी छोटा मानकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर तक अगर पहुंच रहे हैं और एक अच्छी पकड़ बन रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है प्रभा जी, आपकी कैसी तैयारी रहने वाली है, क्योंकि आपकी तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि हम तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जो विपक्ष से मेरे भाई कह रहे थे इनकी पार्टी विचारधारा की पार्टी, अगर इनकी पार्टी विचारधारा की पार्टी होती तो आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जो हाल हो गया है। और राज्य की बात तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, विचारधारा जो होती है वो कभी नहीं मरती है। विचारधारा वो होती है जो हमेशा रहने वाली पार्टी होती है। इनकी विचारधारा एक परिवार तक सीमित है। अगर परिवार कहेगा खड़े हो जाइए तो सारे कार्यकर्ताओं को खड़ा होना पड़ेगा। उसमें उनकी अपना कोई विचार नहीं है कि ये क्यों कह रहे हैं कि खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। तो ये इनकी पार्टी की विचारधारा है, उनकी पार्टी की विचारधारा है। अगर मैं देश में जाऊं तो खैर वो चीजें सारी, जॉर्ज सोरोस का मामला हम सबको पता है कि किस प्रकार ये विदेशों में इनके राहुल गांधी जाते हैं, देश की इतना, मैं कहूंगी कि इतना बदनाम वहां पर करते हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर मैं राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी बताऊं, आज यहाँ की जो जनता है वो इतनी इनकी भावनाओं से इन्होंने खिलवाड़ किया है। इनके जो पूर्व में मुख्यमंत्री सूबे के हरीश रावत जी रहे हैं, जो खुलेआम, जब सूबे का मुखिया ही ये कहे कि लूट लो खसूट लो इस राज्य को, लेकिन मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो राज्य की जनता है उनको आज समर्थन देगी। और वो मैं ये कहूंगी कि उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है जनता के बीच में जाने की, इनके लोगों की, इनके कार्यकर्ताओं की, क्योंकि सबसे पहले जनता इनसे सवाल पूछती है कि आप वही लोग हो ना जो कह रहे थे हमारी गद्दी बचने दो, उसके बाद हम राज्य को देखेंगे। तो देखिए इन लोगों की बातों में अब जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे वो देश की बात हो चाहे वो राज्य की बात हो। तो इनको पहले तो अपनी विचारधारा तो छोड़िए, ये तो मैं कहूंगी कि सोनिया गांधी या इटली की जो सरकार है वो इनको नियंत्रित करके चलती है। अब मैं बताना चाहूंगी आपको राज्य की बात। देखिए अगर आप ये कहूं पुष्पेंद्र जी की चुनाव में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, तो देखिए हम तो शुरू से ही ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 24/7 धरातल पर काम करते हैं। इसीलिए ये तो विपक्ष हमें खुद कहते हैं कि चुनाव की पार्टी। देखिए जब हम काम करेंगे तो अगर कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाए तो जो पार्टी, जिसके कार्यकर्ता, जिसके जनप्रतिनिधि निस्वार्थ भाव से धरातल पर काम करेंगे तो हमें किस बात का, मैं ये कहूंगी कि भय है कि चुनाव है। हम तो पहले भी कह रहे थे चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। हमारा इतना बड़ा संगठन है। नहीं, चुनाव होने चाहिए, लेकिन देर तो काफी हो गई ना। देखिए पुष्पेंद्र जी, जो देर हुई है उसमें कहीं कोई विकास के कार्यों में, हमने पहले भी कहा है, हम पूरे जोर शोर के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं। देर हुई है लेकिन उसका कोई ये कारण कि उससे जो जनता है उसको कहीं कोई विकास में समस्या आई हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए हम हर जगह की रिपोर्टिंग करते हैं, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पिछले हफ्ते वही तो है, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जो विकास है वो धरातल पर पहुंचाए नहीं। अभी कल बात चल रही थी, जो धामी जी ने एक गांव गोद लिया था सारकोट, तो उस पर भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जब मीडिया की तरफ से सुर्खियों में आया तो इसका विकास किया गया। नहीं देखिए सारकोट के बात आप देख लीजिए कि आज वहां की जनता के बीच में जाइए पुष्पेंद्र जी, वो लोग कितना खुश है। वो लोग खुद ये कहते हैं कि आज हमें अपने गांव को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्मार्ट सिटी बन गया। ये वो लोग बोल रहे हैं जो वहां पर रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का, हम ये कहेंगे कोई कार्यकर्ता नहीं बोल रहा, उन लोगों को देखिए वो खुद ये कहते हैं कि जिस प्रकार वहां पर धरातल पर काम किया जा रहा है, धरातल पर चाहे वो जैविक खेती की बात हो ताकि वहां पे पलायन भी रुकेगा, वहां पर स्कूल की बात हो, वहां पे जो घर है बिल्कुल इतनी स्मिटली में और ऐसे उनको
रूपरेखा दी गई है कि लोग बहुत ज्यादा वहां पर खुश है और वो खुद ये कह रहे हैं जब इस प्रकार की नई ये कहूंगी काम जनता के बीच में आएंगे तो आज उत्तराखंड का एक अलग नाम मैं कहूंगी उत्तराखंड अच्छा में प्रभा हो जी रहा एक है। बात बताइए, प्रभा जी एक बात बताइए, वो गांव जो है वो सीएम साहब ने गोद लिया है, तो इस वजह से वो स्मार्ट सिटी आदर्श गांव की तरह चमका हुआ है, या आपका प्लान है सभी गांवों को इस तरह चमकाना, या उनमें समय लगेगा काफी? नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, हमारा बिल्कुल हम दृढ़ संकल्पित है। हमारी तो मैं ये कहूंगी यही सोच है कि जो भी विकास के कार्य हों, चाहे वो डबल इंजन की हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हमारा सुदूरवर्ती जो गाँव है, आप देखिए जो बद्रीनाथ जी से लगता है वो हमारा माना गाँव है, पहले उसको कहा था अंतिम गाँव की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन आज हम उसको क्या कहते हैं, राज्य का प्रथम गाँव, देश का प्रथम गाँव माना गाँव हम कहते हैं, क्योंकि वहां से हमारी इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो भी लग जाते हैं। तो उसकी, और ये तो कांग्रेस की सरकारें थी, आपने सुना होगा उनका क्या वक्तव्य रहता था, वो लोग कहते थे कि ये जो सीमावर्ती गांव है इनको खाली करा दो, यहाँ पे डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, यहाँ तो चलिए ठीक है, समय थोड़ा कम है, एक बार आशीष जी से ले लेते जवाब। आशीष जी देखिए प्रभा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जिसको हम अंतिम गांव कहते थे अब उसको प्रथम गांव कहने लग गए, यही तो विकास है। अब अंतिम किसको कहते होंगे हम मुझे पता नहीं, प्रभा जी को ये भी पता नहीं, अंतिम किसको कहते हैं प्रभा जी? कोई अंतिम बचा? अरे हर चीज शुरू होती है उसका अंत होता है, तो अगर वो अंतिम बोलते तो अब आप कह रहे हैं शुरू बोलेंगे तो अंत किसको बोलेंगे? अंतिम कौन सा गाँव है आपके? और दूसरा स्मार्ट सिटी की बड़ी याद आ रही है, स्मार्ट सिटी जो है पानी में बहती हुई नजर आ रही है देहरादून के अंदर। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, शर्म नहीं आती आपको? दूसरा बात नहीं आती है, आपको स्मार्ट सिटी दिखने नहीं है, हमारी सोच देख लीजिए, आपके प्रधानमंत्री है जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो बॉर्डर के गाँव है वो खाली करवा दो, वहाँ विकास की क्या जरूरत है? एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि हमें बॉर्डर का विकास करना है, हमें सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना है। तो ये सोच है, आपकी सोच है कि केवल मैदानी क्षेत्रों पे अपने आप को रखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो पूरे देश का विकास चाहती है, जो ये चाहती है कि जो जितने भी हमारे गरीब शोषित लोग हैं सबको मुख्य धारा पर जोड़ा जाए। और कांग्रेस चाहती है कि जो देश की जनता है वो गरीब है, शोषित है, तो वो गरीब ही है। आज जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कौन लेकर आया? कांग्रेस ने कौन से जन कल्याण की योजनाएं लेकर आया? मुझे ये बता दीजिए। एक क्रांतिकारी आपको नजर नहीं आता, आजादी के बारे में बात करते कांग्रेस परिवार के अलावा इस देश में कौन नजर आता है आपको? बात कर रहे हैं कि हम जो है परिवार विकास कर रही है, चमचागिरी करते हैं, आपकी पार्टी को नेता का नाम विकास है क्या? कौन सी संस्कृति के लिए आप लोग काम करते हैं? ठीक है, एक-एक करके कौन सी आपकी सनातन संस्कृति है? और बात कर रहे हैं आपकी महिला नेता जो है अपनी बेटी का सौदा कर रही है, अरे क्या हाथ जी रही है आप? आपको शर्म नहीं आती? महिला होके आपने उस महिला के खिलाफ बोला, आपने उस महिला के खिलाफ बोला, एक बार एक शब्द बोला? आपकी पार्टी की हरिद्वार की नेता जो है अपनी छोटी बेटी का सौदा कर रही है, आपने उसके खिलाफ नहीं बोला? अरे पहले आप एक महिला है। चलिए ठीक है, एक एक करके एक एक करके तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पुष्पेंद्र जी आज इनके पास किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं है। जवाब है ये पता होना चाहिए कि सवाल ही नहीं है जो हम आपको जवाब दें। सबसे ज्यादा इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप क्या सवाल पूछेंगे हमसे? आपने करा क्या? आपने करा क्या? एक चीज बता दें, आपने देश में काम किया? नफरती लोग कराने का करते हैं आप? सिर्फ नफरत और नफरत से देश नहीं चलता है, सिर्फ भाईचारे से चलता है, सिर्फ प्यार से चलता है। इस नफरत से देश को चलाने की कोशिश मत। प्रभा जी ये हिंदुस्तान है, ये सनातन की धरती है, आप इस पे नफरत फैलाने का काम मत करो। ये नफरती लोग हैं, नफरत से राजनीति चलेगी तो आगे आने वाले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। प्रभाजी समय की कमी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब सरकार को जरूर थोड़ी सी राहत मिली है। जो हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाई हुई थी उसको फिलहाल हटा दिया गया है और निर्वाचन आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि वो जो चुनावी कार्यक्रम है उनको 3 दिन आगे बढ़ाया जाए। अब आगे क्या कुछ किस तरीके से पंचायत चुनाव होंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।